नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मिशन 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस की, अडानी मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार की। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर जयराम रमेश के बड़े बयान की, अपने ही बयान पर घिरे कानून मंत्री की, और साथ ही जानेंगे कैसे तटीय कर्नाटक में कांग्रेस हो रही है मजबूत, क्यों उद्धव ठाकरे के बढ़ते कद से डर रही है बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चुनावी साल में मोदी सरकार को आई जनता की याद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर निशाना, राज्यपालों की नियुक्ति और कार्यशैली पर उठाया सवाल। बोले, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है मोदी सरकार। प्रियंका और राहुल गांधी से मिलने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात। राजनीतिक सक्रियता से पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज। तिहाड़ से मनीष सिसोदिया की देश को चिट्ठी, कहा पीएम का कम पढ़ा लिखा होना देश को फंसा सकता है मुश्किल में। पीएम मोदी की एजुकेशन पर भी उठाए सवाल। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने और संसद नहीं चलने पर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि संसद बिना चर्चा के समाप्त हो गई। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद सत्र में विपक्षी एकता दिखाई दी। सदन शुरू होने से पहले हर रोज विपक्षी दलों की बैठक होती थी, जिसमें 1.5 दर्जन दलों के नेता जुटते थे। अब इसी एकता को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है और विपक्षी एकता की कमान संभाली है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को फोन घुमाना शुरू कर दिया है। तो खड़गे ने किसे किया फोन, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्षी एकजुटता बीजेपी को बैकफुट पर ले आई थी। अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने तक के मामले में विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद दिखाई दिया था। विपक्ष की एकता बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है, और अब संसद सत्र खत्म होने के बाद इस एकता को विपक्षी मोर्चे का रूप देने की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस को विपक्षी एकता की पहल करनी चाहिए, और अब खड़गे ने उनसे लंबी बातचीत की है। दावा किया जा रहा है कि 2024 के रोड मैप को लेकर भी उनकी चर्चा हुई। खड़गे की नीतीश कुमार के अलावा उद्धव ठाकरे, डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है। कांग्रेस की ओर से संकेत मिले हैं कि खड़गे ममता बनर्जी और दूसरे दलों के नेताओं से भी जल्द बातचीत कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से बातचीत को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जिस तरह का रुख इन दोनों दलों का है, उससे साफ है कि ये दल शायद ही विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बने। कांग्रेस की ओर से ये संकेत भी दिए गए हैं कि कर्नाटक चुनावों के बाद विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि साल 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। खड़गे इसी दावे को सच्चाई में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी मोर्चा अगर तैयार होता है तो बीजेपी की मुसीबत में इजाफा होना तय है। मुसीबत तो राहुल गांधी भी बीजेपी के लिए बने हुए हैं। अब कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए एक वीडियो बनाया है, जहां राहुल गांधी फिर से मोदी सरकार से अडानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोज मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वो रोज कोई ना कोई मामला सामने ले आते हैं, जिसमें सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर गौतम अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया है। अब राहुल गांधी ने अडानी की कंपनी को दी गई कोयला खदान का मामला उठाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए कहा है, असली सवाल ये है कि बीजेपी अडानी के बचाव में पूरी ताकत से क्यों जुटी हुई है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट भी पोस्ट की है, जिसमें सवाल किया गया है कि अडानी को नीलामी में कोयला खदान मिली, लेकिन दूसरे दावेदार कहां थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी इस मामले का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि अडानी को कोयला खदान देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। कोयला खदान के लिए सिर्फ 2 कंपनियों ने बिड की, एक कंपनी जिसका अडानी की ही कंपनी से संबंध था और माइनिंग का कोई अनुभव भी नहीं था। साफ है, ऐसे में अडानी को ही खदान मिलनी थी। इससे पहले कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये कहानी मित्रकाल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह मोदी सरकार पर कब्जा। कांग्रेस के इन तेवरों से साफ है कि वो अडानी मामले से पीछे नहीं हटेगी। राहुल के सवालों पर पीएम मोदी की चुप्पी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसलिए राहुल के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में दिखाई दिया, जिससे बीजेपी बुरे तरीके से घबरा गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय नैरेटिव बनाया जो वास्तव में परिवर्तनकारी था। हताश बीजेपी उस नैरेटिव को तोड़ने और उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अफसोस की बात यह है कि इसमें कुछ बड़े पदों पर बैठे महाअनुभव भी शामिल हैं, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही जयराम रमेश ने आवश्यक खाद्य पदार्थों का चार्ट पोस्ट करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के अहम मुद्दों को बताया और बीजेपी पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के 3 महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बढ़ती आर्थिक असमानता थी, जिसका मुख्य कारण आसमान छूती महंगाई है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल से कैसे घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। 2013 में आटा 210 रुपए था तो 2023 में 440 हो गया। 2013 में चावल 36 से 38 रुपए किलो था, 2023 में 80 से 90 रुपए किलो हुआ। फुल क्रीम दूध 2013 में 39 रुपए का हुआ करता था तो अब 66 रुपए का हो गया। देसी घी 2013 में 300 रुपए था और अब 2023 में 675 हो गया। सरसों का तेल 2013 में 52 रुपए था तो 2023 में 150 रुपए हो गया। अरहर की दाल साल 2013 में 70 से 80 रुपए की थी, 2023 में 160 से 170 रुपए की हो गई। रसोई गैस 2013 में 410 रुपए की थी तो वहीं अब 2023 में रसोई गैस के दाम 1103 रुपए तक बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम 2013 में 66 रुपए थे तो वहीं आज 2023 में 97 रुपए तक पहुंच गए हैं। डीजल जहां 2013 में 52 रुपए का था तो वहीं डीजल के दामों में 2023 में उछाल आया और 90 रुपए हो गया। साफ है, भारत जोड़ो यात्रा और महंगाई आने वाले समय में बीजेपी की मुसीबत बनने वाली है। जयराम रमेश ने राहुल का बचाव करते हुए बीजेपी को उसी के जाल में फंसा दिया है, तो वहीं कानून मंत्री भी पूर्व जजों पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि कानून मंत्रालय को समय समय पर सेवारत और रिटायर्ड जजों को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन इनका संबंध सिर्फ हाईकोर्ट के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से है। रिजिजू ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व जजों को भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा बताया था। वो इस मामले पर ही सवाल का जवाब दे रहे थे, जहां उनका झूठ भी सामने आ गया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता अक्सर बिना तथ्यों के ही ऐसे बयान दे जाते हैं जो बाद में सरकार के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। ऐसा ही एक बयान हाल ही में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी दिया था। उन्होंने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। जब उनसे संसद में यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। गुरुवार को राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू से सवाल पूछा गया कि उनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। हाल ही में रिजिजू ने यह दावा किया था कि सवाल में उनसे सूचना के उस स्रोत का खुलासा करने के लिए भी कहा गया। ये भी पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया था। लिखित उत्तर में रिजिजू ने 4 प्रश्नों का सीधा जवाब नहीं दिया, जबकि हिंदी में उन्होंने सिर्फ जी नहीं कहकर उत्तर दिया। रिजिजू ने राज्यसभा को जानकारी दी, समय समय पर कानून मंत्रालय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ साथ रिटायर न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें मिलती हैं। हालांकि ये शिकायतें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से जुड़ी शिकायतों को कानून मंत्रालय से नियंत्रित नहीं किया जाता है। रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में जवाबदेही इन हाउस तंत्र के माध्यम से बनाई रखी जाती है। यानी किरण रिजिजू ने खुद ही साफ कर दिया, उन्होंने जो बयान दिया था उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है, वो भी उन लोगों के खिलाफ जो इस देश की अदालतों में बैठकर इंसाफ करते आए थे। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू अपने ही बयान को लेकर बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो बीजेपी भी है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। कर्नाटक में बीजेपी को तटीय हिस्सों में अभी तक मजबूत माना जाता था, लेकिन इस बार यहां बीजेपी को बड़े नुकसान का डर दिख रहा है। तो इस बार कौन तटीय कर्नाटक में मारेगा बाजी, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के सियासी समीकरणों में सभी दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। साल 2013 में दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में बीजेपी ने कुल 13 सीटों में से केवल 2 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल बाद यानी 2018 में
पीएम मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आक्रामक प्रचार ने यहां सियासी माहौल बदल दिया। कुछ निर्वाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर पार्टी ने कुछ जोखिम भी उठाए और वो सभी शानदार ढंग से जीते थे। इसी तरह साल 2023 के चुनाव में भी हिंदुत्व एक प्रमुख फैक्टर बना हुआ है, लेकिन पिछले साल पार्टी कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रु की जान जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस बार बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस बार अपने सांप्रदायिक कदमों से फायदा नहीं मिलने वाला है। बीजेपी पहले भी कई बार सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है। उडुपी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार कोडावूर ने कहा कि बीजेपी फिर से ये फार्मूला आजमा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बार सफल नहीं होगी। उत्तर कन्नड़ जिले में कांग्रेस ने साल 2013 में बीजेपी पर बड़ी बढ़त हासिल की थी, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा और बी श्रीरामुलु ने पार्टी से विद्रोह किया था और अपनी अलग राह बनाई थी। जब ये बागी नेता बीजेपी के पाले में लौटे तो साल 2018 में बीजेपी फिर से प्रमुख पार्टी बन गई। इस बार जिले की अधिकांश विधानसभा सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को भरोसा है कि वो अपनी सरकार के प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर आरएसएस के प्रभाव के आधार पर चुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बीजेपी को हरा देगी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुमता में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने के अपने वादे को पूरा करने में बीजेपी सरकार की विफलता को उजागर कर रही है। कांग्रेस को मुस्लिम और मराठा वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, यानी इस बार तटीय कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। कर्नाटक के सियासी संग्राम में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नतीजे तो बीजेपी को महाराष्ट्र में भी भुगतने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर में उद्धव ठाकरे एक बार फिर मजबूत नजर आ रहे हैं। इसके संकेत हाल ही में हुई रैली में देखने को मिले, जहां उद्धव ठाकरे के लिए अलग विशेष कुर्सी लोगों के लिए चर्चा का मुद्दा बन गई। इसके साथ ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी उद्धव को विपक्ष के नेता के तौर पर पेश कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसकी कई वजह नजर आती हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की रैली में विशेष कुर्सी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमवीए में उद्धव का कद काफी बढ़ गया है, जिसकी कई वजह भी हैं, लेकिन इस बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने बताया कि पीठ दर्द के कारण अलग कुर्सी लगाई गई थी। वहीं जानकारों का मानना है कि इससे साफ है कि एमवीए के तमाम नेताओं के बीच उद्धव बड़े नेता बने हुए हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। इधर राज ठाकरे भी भाई उद्धव के सामने टिक नहीं सके। अब हाल ही में आदित्य ठाकरे की रैलियों में भी काफी भीड़ देखी गई। कहा जाता है कि इसके चलते ही कांग्रेस उम्मीदवार ने पुणे के कस्बा पेट में जीत हासिल की। कहा जा रहा है कि शिवसेना के आम कार्यकर्ताओं के बीच उद्धव के लिए समर्थन आज भी है, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की चिंता का विषय है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में भी उद्धव ठाकरे के लिए समर्थन में इजाफा हुआ है। बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मालेगांव में रैली में उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हाल ही में हुए कुछ चुनावों में सफलता के बाद एमवीए के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस भी विपक्ष के नेता के तौर पर उद्धव को आगे रख सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी या शिवसेना नेता को हमले के लिए आगे किया है। इसका उदाहरण है कि 1996 में शिवसेना से कांग्रेस में आए छगन भुजबल और 2011 में बीजेपी से एनसीपी में आए धनंजय मुंडे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी साल में मोदी सरकार को आई जनता की याद। जी हां, चुनावी साल में लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है। विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के आते ही मोदी सरकार के नए फैसले सामने आने लगे हैं। अब सरकार को लग रहा है कि जनता महंगाई से परेशान है, इसलिए उसे कुछ राहत दी जाए। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे, जबकि अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव होंगे। और चुनाव में महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए अब सरकार को भी महंगाई दिखने लगी है और बेरोजगारी भी दिखाई दे रही है। इन मुद्दों पर आंख बंद किए बैठी सरकार की ओर से अब स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने इसे लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें इस साल लाखों युवाओं के लिए सरकार गवर्नमेंट जॉब के अवसर बनाने जा रही है। अकेले सीआरपीएफ में 1.30 लाख कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखी जाएगी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ईएमआई नहीं बढ़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में आरबीआई इसे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। एनपीएस की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति बनाई है। व्यय विभाग समिति के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
खाते में पैसे नहीं तो यूपीआई से भुगतान होगा। आरबीआई ने कर्ज का दायरा भी बढ़ा दिया है। सीएनजी पीएनजी के दाम 10% तक घट जाएंगे। गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जनता हाहाकार कर रही थी। इसी बीच चुनावी साल में जनता के लिए ये राहत वोट की चाह हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फैसले से बीजेपी के लिए साल 2024 के रास्ते कितने आसान होते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।